सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग सभी प्यारे बच्चों को। झूले झूले जल्दी से एक बार सभी प्यारे साथी क्लास से जुड़ेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। गुड मॉर्निंग। वैशाली राजभर हैं, लवप्रीत हैं, अभिलाषा पांडे हैं, निधि वर्मा हैं, शादना यादव हैं। बहुत अच्छे। तो जल्दी से एक बार सभी प्यारे बच्चे क्लास से जुड़ेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। तो प्यारे बच्चों, आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसमें थोड़ा सा मैं बता चुका हूं पहले भी आपको। यानी कि प्यारे बच्चे, हमने स्टार्ट किया था कल पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी मैंने आपको बताया था कि पारिस्थितिकी जो होता है इसे कहा जाता है इकोलॉजी। इकोलॉजी इकोलॉजी को ही क्या बोलते हैं बेटा? पारिस्थितिकी। हालांकि ये अपने आप में भी एक विस्तृत टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, लेकिन हमारे एग्जाम में चाहे मैं यूपी टेट की बात करूं या सुपर टेट की, यहां से कोई प्रश्न गहराई में नहीं पूछा गया है। आप उठा कर देख लो, सुपर टेट में तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है ना? तो जितना आपके एग्जाम में आता है उतना ही हमें पढ़ना है, उससे ज्यादा घुसने की कोई आवश्यकता यहां नहीं है। ठीक है ना प्यारे बच्चों? तो पारिस्थितिकी, तो इकोलॉजी को बोलते हैं पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी मैंने आपको बताया था पारिस्थितिकी क्या होता है। मैंने आपको बताया था ये ओकोस लोगोस नामक वर्ड से बना है। ठीक है? सबसे पहले पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। तो बच्चे, जीव अपने भौतिक वातावरण के साथ जो अंतः क्रिया करते हैं, उस अंतः क्रिया के वैज्ञानिक अध्ययन को ही क्या कहा जाता है? इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी। तो कल हम इकोलॉजी के विषय में जो जर्नल बातें आपको जाननी थी वो जान चुके थे कि इकोलॉजी अपने आप में एक विज्ञान है, अपने आप में बेटा एक साइंस है इकोलॉजी, जो आपको ध्यान रखनी है। वेट फॉर 1 सेकेंड। चलो बच्चों, ठीक है, अब बात करनी है बेटा इकोसिस्टम के विषय में। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम 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 को पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं, पारिस्थितिक तंत्र, या बेटा इसे हम परितंत्र कहते हैं। परितंत्र। देखो, परितंत्र क्या होता है? परितंत्र का मतलब है कोई पर्टिकुलर रीजन, कोई पर्टिकुलर क्षेत्र। ठीक है ना? यानी कि प्लेस, स्थान। तंत्र का मतलब सिस्टम। तो बच्चों, यहां सीधी सी मतलब है किसी प्लेस से, किसी स्थान से, किसी स्थान। तो प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि प्यारे बच्चे, जो परितंत्र होता है इसे पारिस्थितिकी की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई माना जाता है। जैसे आप जानते हैं हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, वैसे ही हमारा जो पूरा इकोलॉजी है, परिस्थितिकी है, वो आपकी इकोसिस्टम से मिलकर बनी है। इकोसिस्टम बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है। ठीक है? आप एक तालाब को भी इकोसिस्टम मान सकते हैं, आप पूरे एक महासागर को भी इकोसिस्टम मान सकते हैं। तो इसका आकार छोटा और बड़ा हो सकता है। यानी कि पूरा का पूरा जैव मंडल, पूरा का पूरा बायोस्फीयर अपने आप में एक पारिस्थितिक तंत्र है, यानी कि इकोसिस्टम है। तो इकोसिस्टम मतलब कोई स्थान जहां पर अजैव और जैविक घटक आपस में इंटरेक्शन करते हैं। इंटरेक्शन का मतलब अंतः क्रिया करते हैं। इसे ही प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है? इसे ही प्यारे बच्चों इकोसिस्टम कहा जाता है। तो बच्चों, किसी निश्चित स्थान के जैविक तथा अजैविक घटकों के संबंध के विषय में अगर हम अध्ययन करें तो बच्चों उसे क्या कहा जाएगा? इकोसिस्टम कहा जाएगा। किसी पर्टिकुलर रीजन, किसी पर्टिकुलर प्लेस, तो किसी निश्चित स्थान, यानी कि इसका फिक्स स्थान होता है। स्थान बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है। ठीक है ना भाई? तो किसी निश्चित स्थान, किसी पर्टिकुलर रीजन, किसी निश्चित स्थान के, किसी निश्चित स्थान के जैविक तथा अजैविक, अजैविक, किसी स्थान के जैविक तथा अजैविक घटकों के संबंध के अध्ययन को, संबंध के अध्ययन को, अध्ययन को परितंत्र कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं, परितंत्र कहते हैं।
ये बात आपकी समझ में आई? यानी कि प्यारे बच्चों यहां एक पर्टिकुलर रीजन है। मान लो कोई तालाब है, ये कोई तालाब है, इस तालाब के अंदर ये तालाब क्या बना रहा है, अपने आप में एक इकोसिस्टम बना रहा है, एक परितंत्र बना रहा है। इस तालाब के अंदर प्यारे बच्चों मछली घूम रही है, मछली या मगरमच्छ भी है। यहाँ कुछ बच्चों आपके प्लंकटन है, प्लावक हैं जिन्हें मछलियां खाती हैं। यहाँ बच्चों जल भी है, पानी भी है, इसके आसपास वायु भी है। ये आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंसी रख रहे हैं, एक दूसरे से किसी ना किसी प्रकार से प्यारे बच्चों संबंधित हैं। ठीक है, तो बच्चों ये जो इकोसिस्टम है इसे पारिस्थितिक तंत्र की इकाई यानी कि फंक्शनल यूनिट या फिर हमारी प्रकृति की या जैव मंडल की इकाई भी माना जाता है। तो ये फंक्शनल यूनिट है जो किसी फंक्शन में पार्टिसिपेट करती है। परितंत्र के अलग अलग काम भी होते हैं। तो परितंत्र एक पर्टिकुलर रीजन होता है। ये रीजन छोटा हो सकता है, ये रीजन बेटा बड़ा हो सकता है, बड़ा क्षेत्र हो सकता है, छोटा क्षेत्र भी हो सकता है। ठीक है ना, तो इकोसिस्टम को नेचर की, प्रकृति की इकाई माना जाता है या फिर पारिस्थितिकी की इकाई भी मानते हैं। तो प्यारे बच्चों परिस्थितिकी की या प्रकृति या पारिस्थितिकी मतलब इकोलॉजी की, पारिस्थितिकी की क्रियात्मक इकाई, क्रियात्मक इकाई को परितंत्र कहते हैं। परितंत्र है, बात समझ में आ रही है? तो ये किसी फंक्शन में भाग लेता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर या फिर इकोलॉजी। तो इकोलॉजी की बच्चों प्राकृतिक मतलब आप कह सकते हो कि एक इकाई है, प्रकृति की एक इकाई है जिसमें जो अजैव घटक हैं वो जैविक घटकों के साथ क्या करते हैं प्यारे बच्चों। अब देखो कोई भी स्थान है, कोई बड़ा स्थान हो सकता है, कोई छोटा स्थान हो सकता है। किसी स्थान पर दो तरीके के ही जीव रहते हैं, यानी कि मतलब दो तरीके के एलिमेंट मिलते हैं, तत्व मिलते हैं। या तो एक होते हैं आपके जैविक तत्व और एक होते हैं बेटा अजैव तत्व, अजैविक। तो जैविक और अजैविक तत्वों से मिलकर ही बना है हमारा पूरा पर्यावरण। जैविक को बायोटिक यानी कि सजीव कहते हैं, अजैविक को निर्जीव कहते हैं। इन दोनों के बीच किसी ना किसी प्रकार से कोई ना कोई संबंध होता है। जैसे कि प्यारे बच्चों मछली प्लंकटन को खाती हैं, तो एक फूड चेन का निर्माण भी कहाँ होता है, आपके परितंत्र के अंदर होता है। तो ये सजीव और निर्जीव एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, एक दूसरे से संबंध बनाते हैं। तो किसी स्थान पर वहां के जैविक और अजैविक घटकों के बीच जो रिलेशन है, जो संबंध है, किसी स्थान के जैविक और अजैविक घटकों के बीच जो संबंध बनता है, रिलेशन बनता है, उसके स्टडी करने को, उसके अध्ययन को ही बच्चों इकोसिस्टम कहा जाता है। क्या बोला जाता है? इकोसिस्टम कहते हैं, परितंत्र कहते हैं। ये बात आपको ध्यान से समझ लेनी है। अब अगर मैं बात करूं आपसे प्यारे बच्चों, जो परितंत्र होता है, इकोसिस्टम, ये शब्द सबसे पहली बार किसने दिया? तो बच्चों एजी टेंसले द्वारा परितंत्र शब्द को गढ़ा गया, दिया गया। तो प्यारे बच्चों परितंत्र शब्द आप बताएंगे, परितंत्र शब्द किसने दिया? अर्नेस्ट हैकल ने परिस्थितिक शब्द दिया था। परितंत्र शब्द किसके द्वारा दिया गया? तो परितंत्र शब्द 1935 में, 1935 में दिया था। किसने दिया था प्यारे बच्चों? एजी टेंसले द्वारा। किसने दिया था? एजी टेंसले द्वारा दिया गया था। एजी टेंसले ने बच्चों इस शब्द को दिया था। तो ध्यान रखना है, पेपर में कई बार पूछा गया है कि परितंत्र शब्द किसके द्वारा दिया गया। 1935 में एजी टेंसले ने आपका बच्चों ये शब्द दिया था। आगे बात करूं प्यारे बच्चों, परितंत्र के कार्य क्या हैं? बच्चों कोई भी चीज का उत्पादन होता है, ठीक है ना, किसी भी चीज का प्रोडक्शन होता है, चाहे प्रोटीन का निर्माण कर रहे हैं, पेड़ पौधे कर रहे हैं, तो प्रोटीन का निर्माण भी कहां हो रहा है बच्चों? आपका परितंत्र के अंदर, किसी ना किसी इकोसिस्टम के अंदर। आपका खेत है, खेत में अनाज का उत्पादन हो रहा है, तो वो भी किसी ना किसी इकोसिस्टम में हो रहा है। तो यानी कि हर परितंत्र की अपनी एक उत्पादकता होती है, एक प्रोडक्टिविटी होती है, अपने कुछ काम होते हैं। बात समझ में आ रही है? पूछ रहा हूं, बता दो बेटा। तुम्हें तो बेटा मैं किसी दिन अकेले में बताऊंगा, प्यार से। इधर समझो, या पहले परितंत्र के क्या कार्य होते हैं, तो थोड़ा थोड़ा सा समझना है। यहां भी परितंत्र के कुछ क्या होते हैं बच्चों?
कार्य होते हैं, परितंत्र के कार्य होते हैं, फंक्शंस होते हैं। प्रकार्य बोलो या कार्य बोलो, फंक्शंस, फंक्शंस। यानी कि हर इकोसिस्टम की अपनी एक उत्पादकता होती है, ठीक है ना भाई, अलग अलग उत्पादकता, हम पढ़ेंगे इन्हें डिटेल में आगे। तो एक तो उत्पादकता, उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम। तो हर इकोसिस्टम की अपनी अलग अलग उत्पादकता होती है, किसकी ज्यादा होती है, किसकी कम होती है, इन सभी चीजों को बच्चे डिस्कस करेंगे अच्छे से। चलो भाई, ठीक है ना भाई। आगे बात करूं प्यारे बच्चों, परितंत्र के अंदर क्या बनता है बच्चों, खाद्य श्रृंखला, फूड चेन। तो इकोसिस्टम में क्या होता है, मछली किसी चीज को खा रही है, मछली को कोई और खा रहा है, तो यानी कि एक खाद्य श्रृंखला बनती है, खाद्य श्रृंखला, जिसे बोलते हैं फूड चेन। और फूड चेन में क्या होता है, ऊर्जा का प्रवाह होता है, ऊर्जा का प्रवाह। यानी कि ऊर्जा एक बच्चे स्तर से, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक पहुंचती है। तो बेटा ऊर्जा का प्रवाह भी कहां होता है, इकोसिस्टम के अंदर। तो ये भी इकोसिस्टम का एक कार्य है कि ऊर्जा को एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक पहुंचाना, एक पोषण स्तर से, एक पोषण स्तर से, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक, आप जानते हैं दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक ऊर्जा का प्रवाह होता है, दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा का प्रवाह होता है। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक एनर्जी पहुंचती है, जिसे ऊर्जा का प्रवाह, फ्लो ऑफ एनर्जी कहा जाता है, जिसे आप लिंडमैन का नियम भी इसमें आप पढ़ोगे आगे चल के। और क्या होता है बेटा, पोषण, पोषण, पोषकों का चक्रण, पोषक पदार्थ होते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, इस सभी का भी चक्रण होता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। तो पोषकों का, पोषकों का, पोषकों का चक्रण भी कहां होता है, पोषकों का चक्रण भी बेटा यही होता है, ठीक है। तो यानी कि ये एक तो उत्पादकता प्रदान करते हैं, इनके अंदर खाद्य श्रृंखला बनती है जिससे कि ऊर्जा का प्रवाह होता है, पोषक तत्वों का चक्रण होता है, जो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, उनका भी चक्रण कहां होता है बेटा, चक्कर, एक साइकिल बनता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ये कुछ मुख्य काम है, जरूरी काम है किसी परितंत्र के। तो परितंत्र की अपनी प्रोडक्टिविटी होती है, अलग अलग परितंत्र की अलग अलग उत्पादकता होती है, आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ खाद्य श्रृंखला बनती है जिसमें ऊर्जा का प्रवाह होता है एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक, यहाँ पोषकों का भी चक्रण चलता है। आगे आपने कभी बायोमैग्निफिकेशन, जैव आवर्धन के विषय में सुना होगा कि बच्चों जो प्रदूषक पदार्थ हैं वो भी एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर तक पहुंचता है, प्रदूषण भी, ठीक है ना। तो प्रदूषण भी एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर तक जाता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। हाँ बिल्कुल बेटा, ज्योति प्रेजेंट हो गई है, ज्योति लाली मांझा, लाली मांझा, ठीक है ना। तो ये तो जनरल बात है, आगे जब मैं बताऊंगा तो डिटेल में इन सभी चीजों को डिस्कस भी करूंगा, वो कल की क्लास में यानी कि मंडे वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। आगे बात करूं प्यारे बच्चों, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम यानी कि परितंत्र के घटक, लटक मत, परितंत्र के घटक। तो परितंत्र के घटक बेटा दो प्रकार के होते हैं, सिंपल सी बात ये समझनी है आपकी। एक तो होते हैं प्यारे बच्चों जैविक घटक, एक अजैविक घटक। आपको मैंने दोनों के विषय में, हालांकि जब पर्यावरण के घटक पढ़ रहे थे वहां भी डिस्कस किया था, लेकिन वहां अलग तरीके से डिस्कस किया, यहां अलग तरीके से। तो प्यारे बच्चों ये है एक जैविक घटक, जैविक घटक, और जैविक घटक के साथ साथ एक होते हैं अजैविक घटक, अजैव घटक, अजैविक घटक। एक तो जैविक घटक है, एक अजैविक घटक है। जैविक को बोलते हैं बेटा बायोटिक, अजैविक को बोलते हैं अबायोटिक कंपोनेंट। बात समझ में आ रही है। अब जो जैविक घटक होते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि फूड चेन वगैरह यहीं से शुरू होती है, किससे, किसी परितंत्र से। तो जैविक घटक जो होते हैं आपके वो जनरली तीन होते हैं, ठीक है ना भाई, तीन पार्ट में क्लासिफाई है। एक तो होते हैं प्यारे बच्चों आपके उत्पादक, उत्पादक जिन्हें बोलते हैं प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर के अंदर कौन आते हैं, प्लांट यानी कि पेड़ पौधे, पेड़ पौधे। पेड़ पौधे आप जानते हैं स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए इन्हें ऑटोट्रॉपिक यानी कि स्वपोषी कहा जाता है, स्वपोषी। ये बात मैंने आपको
पिछली क्लास में डिस्कस की थी, ठीक है ना। ऑटोट्रॉपिक हैं ये। स्व का मतलब खुद से अपना भोजन तैयार करते हैं। तो सभी पेड़ पौधे जो फोटोसिंथेसिस करने में सक्षम होते हैं उन्हें बच्चों स्वपोषी यानी कि ऑटोट्रॉपिक में रखा जाता है, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया। सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस में पेड़ पौधे भोजन तैयार करते हैं। एक होते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता उपभोक्ता उपभोक्ताओं को कहा जाता है कंज्यूमर। कंज्यूमर जानते हैं ना, कंज्यूमर कैसे बोलते हैं बेटा, उपभोक्ता। उपभोक्ता वो हैं जो बच्चे मतलब भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं, यानी कि ये अपना भोजन किससे लेते हैं, पेड़ पौधे और दूसरे जीव जंतुओं से। जो भोजन के लिए, भोजन यानी कि पोषण के लिए भी कह सकते हो, भोजन पोषण एक ही बात है, भोजन के लिए दूसरे जीवों पर, जीवों तथा पादपों पर निर्भर करते हैं, ठीक है ना भाई। यानी कि खुद से नहीं बनाते हैं, दूसरों पर डिपेंड करते हैं, उन्हें कहा जाता है प्यारे बच्चे आपका कंज्यूमर। अब कंज्यूमर भी अलग अलग तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर। कौन से होते हैं बच्चों, प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है ना भाई। क्या बोलते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर कौन होते हैं, जो प्यारे बच्चों डायरेक्ट पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों उपभोक्ता कंज्यूमर के अंदर कौन शामिल होते हैं, जो पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों पर निर्भर करते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता के अंदर कौन शामिल होते हैं, जो सीधे पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है बच्चों, उन्हें प्राइमरी कंज्यूमर कहा जाता है। जो पादप, पादप जानते हैं ना, प्लांट्स, पादप पर निर्भर करते हैं, पादपों पर निर्भर करते हैं। तो जो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं प्यारे बच्चों, उन्हें क्या कहा जाता है, प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, डायरेक्ट प्लांट्स को खाते हैं और इन्हें हर्बीवोरस भी बोला जाता है। हर्बीवोरस जानते हैं ना, ये शाकाहारी होते हैं, शाकाहारी। शाकाहारी, शाकाहारी को क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस। हर्बीवोरस, हर्बीवोरस बोले तो बच्चों शाकाहारी, शाक पेड़ पौधों की पत्तियों को खाना इनका काम होता है। तो बच्चों ध्यान रखना है, पेपर 2 का क्लास है लाली, ये क्लास सुपर टेट के लिए और यूपी टेट के लिए है, ठीक है, तो ध्यान से समझ लेना है। हर्बीवोरस होते हैं, हर्बीवोरस बच्चों शाकाहारी। जैसे कि मैं बात करूं आपसे, एग्जाम्पल बताएं, गाय है, गाय, बकरी है, बकरी, गाय बकरी, हाथी, हाथी। आप भी एग्जाम्पल बता सकते हैं मुझे, हिरण है, हिरण, हिरण, ठीक है ना। ऊंट है, ऊंट। अब ऊंट बेटा मांस नहीं खाता है, ये डायरेक्ट। जिराफ है, जिराफ, जिराफ। तो ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, जिराफ। यानी कि ऐसे जानवर जो केवल प्लांट्स पे ही डिपेंड करते हैं। अच्छा हाँ, बकरा भी होगा बेटा, बकरी भी होगी। रैबिट, खरगोश है, खरगोश। तो बच्चों इसमें खरगोश भी आ सकता है। तो जो भी आपके यानी कि शाकाहारी जीव हैं, वो सभी किसमें आते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर के अंदर। क्योंकि बच्चों देखो, सिंपल सिंपल सी बात, ये प्लांट है, कोई पेड़ पौधा है, पेड़ पौधे को जो डायरेक्ट कंज्यूम करेगा वो कंज्यूमर होगा। और कैसा कंज्यूमर होगा, प्राइमरी कंज्यूमर। बात समझ में आ रही है, जो डायरेक्ट प्लांट से अपना भोजन प्राप्त कर रहा है। चलो भाई बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ, कौन कौन आप में से सेकेंडरी कंज्यूमर है, द्वितीयक उपभोक्ता है। तो प्राइमरी को आपने समझा है, प्राइमरी के बाद नंबर 2 आता है जिसे बोलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर जिसे द्वितीयक उपभोक्ता के नाम से, द्वितीयक उपभोक्ता के नाम से जानते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर को क्या बोलते हैं बेटा, द्वितीयक उपभोक्ता। हाँ बेटा एस्टेट के लिए भी इनफ है, एस्टेट और मतलब दोनों को हम टारगेट मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। तो दिक्कत कहीं नहीं आएगी, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने देंगे, आप बिल्कुल परेशान ना हो। आपस में बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, नहीं तो हम कूट देंगे, सच्ची बता रहे हैं।
सर मैं तो प्राइमरी हूं पुरुषोत्तम। हाँ बेटा, प्राइमरी नहीं हो, कई बार तुम बेटा टर्शियरी भी बन जाते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें सेकेंडरी, सेकेंडरी कंज्यूमर द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं जो दूसरे जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है ना भाई, जो दूसरे जीवों से, दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं, निर्भर करते हैं, या कह सकते हो जो दूसरे जीवों से मतलब है प्राथमिक उपभोक्ताओं पर, प्राथमिक उपभोक्ताओं पर, प्राथमिक उपभोक्ताओं पर निर्भर करते हैं। ठीक है ना भाई, ये क्या करते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं। ये क्या होते हैं, ये मांसाहारी होते हैं। ठीक है ना भाई, ये द्वितीयक उपभोक्ता कौन होंगे बच्चों, ये मांसाहारी होते हैं, मांसाहारी। मांसाहारी को कहा जाता है कार्निवोरस। ठीक है ना भाई, कार्निवोरस कौन होते हैं बच्चों, जो मीट मांस खाते हैं, मांसाहारी होते हैं, ये द्वितीयक उपभोक्ताओं में आते हैं। जैसे कि प्यारे बच्चों आपका कुछ एग्जाम्पल आप मुझे बताएं। ठीक है ना, द्वितीयक उपभोक्ताओं के कुछ एग्जाम्पल आप मुझे बताएंगे, जल्दी से बताएं, कौन बताएगा, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं। हाँ, टर्शियरी में बेटा सर्वाहारी आते हैं, मनुष्य टर्शियरी कंज्यूमर है बच्चों, बिल्कुल। शेर, बाघ, शेर, लोमड़ी, लोमड़ी, बाघ, भालू। ठीक है ना, ये सभी क्या है, यानी कि मांसाहारी जीव है। तो जो भी मांसाहारी है वो सेकेंडरी में, जो प्राइमरी वालों को खाएगा वो मांसाहारी होगा। बात क्लियर है बेटा। डॉग सर्वाहारी होता है, वो सब कुछ खाता है। तो ध्यान रखना है, ओमनीवोरस होते हैं सर्वाहारी, उन्हें टर्शियरी कंज्यूमर कहा जाता है। तृतीयक उपभोक्ता, तीसरा, तृतीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। जो तृतीयक उपभोक्ता होते हैं बच्चों, जो शाकाहारी और मांसाहारी, यानी कि प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों को खाते हैं। जो जीव शाकाहारी तथा मांसाहारी, मांसाहारी दोनों श्रेणियों में आते हैं, दोनों को खाते हैं, दोनों पर निर्भर हैं। यानी कि प्यारे बच्चों ये शाकाहारी को भी खाते हैं और मांसाहारी को भी, यानी कि शाकाहार और मांसाहार दोनों के लक्षण जिसमें पाए जाएं, दोनों के लक्षण बच्चों, उन्हें ही कहा जाता है तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है ना, या इन्हें उच्च श्रेणी के उपभोक्ता भी कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो प्यारे बच्चों ये सर्वाहारी होते हैं, सर्वाहारी। सर्वाहारी को क्या कहा जाता है, सर्वाहारी को ओमनीवोरस कहा जाता है, ओमनीवोरस, ओमनीवोरस है। तो प्यारे बच्चों जैसे कि कुत्ता, एग्जाम्पल के तौर पे, कुत्ता रोटी भी खा लेता है। रोटी किसकी बनी होती है, प्राथमिक, यानी कि प्राइमरी है वो, मतलब आपका प्लांट्स पे डिपेंड भी करता है। बिल्ली दूध भी पी लेती है, बिल्ली। ठीक है ना, कुत्ता, बिल्ली। कौवा, कौवा, चूहा, चूहा भी शाकाहारी मांसाहारी दोनों होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। मनुष्य भी किस में आएगा, मनुष्य भी सर्वाहारी होता है, मनुष्य। ठीक है, कौवा रोटी भी उठा ले जाएगा और कोई जीव मर जाएगा उसे भी खा जाएगा। चलो भाई बहुत बढ़िया, तो यहां पर बात समझ में आई है। तो ये आपके होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और बेटा आपके टर्शियरी कंज्यूमर, तृतीयक उपभोक्ता। तो उपभोक्ताओं के भी तीन अलग अलग श्रेणी होती हैं। तो एक तो हो गए उत्पादक, उत्पादक पेड़ पौधे हैं जो कि स्वपोषी होते हैं। जो कंज्यूमर होते हैं उपभोक्ता, ये आपके बच्चे विषम पोषी होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, जो दूसरे जीवों से पोषण प्राप्त करते हैं। और एक तीसरी लिस्ट बनती है जिन्हें कहा जाता है डीकंपोजर, डीकंपोजर। डीकंपोजर बोलते हैं बेटा अपघटक के लिए। ठीक है ना भाई, किसे बोलते हैं बेटा, डीकंपोजर होता है आपका अपघटक। अपघटक ऐसे सूक्ष्म जीव जो प्यारे बच्चों इन सभी को सड़ा गला देते हैं,
मृत तथा सड़े गले मतलब मृत और सड़े गले जीवों का अपघटन करके पोषण प्राप्त करते हैं, यानी कि ये मरी हुई चीजों से पोषण प्राप्त करते हैं। वो वे जीव जो मृत तथा सड़े गले कार्बनिक पदार्थों का मरे, देखो जो पेड़ पौधे होते हैं ना उनमें भी कार्बन होता है, जीव जंतुओं में भी कार्बन होता है, कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं, अपघटन करते हैं। अपघटन का मतलब क्या है? डिकम्पोज कर देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं, उन्हें डिकम्पोजर कहा जाता है। इन्हें प्यारे बच्चों मृत भोजी भी कहा जाता है, मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं मृत भोजी पोषण, मृत भोजी। तो मृत भोजी में कौन आते हैं बच्चों? जो मरी हुई चीजों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें डिकम्पोज कर देते हैं, उन्हें सड़ा गला देते हैं, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों इसके अंदर एक तो कवक आता है, शैवाल नहीं आता है, एग्जाम्पल ध्यान रखना है। एक तो कवक आता है, कवक, और प्यारे बच्चों एक जीवाणु इसमें शामिल होते हैं, जीवाणु जानते हैं आप, जीवाणु बोलते हैं बेटा बैक्टीरिया के लिए। अगर कभी आपसे विषाणु भी लिखा मिले, विषाणु, तो विषाणु इसके अंदर शामिल नहीं होता है, यानी कि विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना गया है। विषाणु डिकम्पोजर की श्रेणी में बेटा नहीं आते हैं। तो अपघटक के अंतर्गत मृत भोजी, जो मृत से भोजन या पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें शामिल किया जाता है। ये मृत तथा सड़े गले कार्बनिक पदार्थ किससे बनता है? जीव जंतु और पेड़ पौधे। तो जो जीव जंतु और पेड़ पौधे मर जाते हैं, यानी कि मान लो कोई बेटा कौवा मर गया, गिर पड़ा, उसे कौन, वो थोड़े दिन में डिकम्पोज हो जाएगा। तो बच्चों इसमें एक तो जीव आते हैं और आपके पेड़ आते हैं। पेड़ भी कोई टूट के गिर जाता है, आप देखते हो थोड़े दिन मिट्टी में पड़ा रहेगा, फिर उसमें कीड़े वीड़े लग जाएंगे, यानी कि जीवाणु और कवक मिलके उसे डिकम्पोज कर देंगे, तो इन्हें डिकम्पोजर कहते हैं। इससे अलग प्यारे बच्चों हमारे एटमॉस्फेयर के, हमारे इकोसिस्टम के एक अजैव घटक होते हैं, अजैविक घटक, जिन्हें अबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। तो थोड़ा सा इनके विषय में भी जान लेते हैं। तो एक होते हैं आपके अबायोटिक, तो ये तो बायोटिक थे, अबायोटिक कंपोनेंट, जिन्हें कहा जाता है बेटा अजैव घटक। तो अजैव घटक कौन से? जो निर्जीव हैं, लेकिन हमारे इकोसिस्टम इन पर भी चलता है। चलो भाई गुरुजी घर में शादी है, हमारा मन नहीं लगता है पढ़ने में, क्या करूं? बेटा अगर मन नहीं लगाओगी तो थोड़े दिन में तुम्हारी भी शादी तुम्हारे ही घर में होगी, ठीक है ना, वो किसी दूसरे घर में नहीं होगी। और लड़का बेटा ऐसा मिलेगा एकदम काले का भी स्क्वायर, ध्यान रखनी है बात। तो इसलिए पढ़ लोगे तो एक सभ्य और बेहतर वर की तलाश इच्छा जाहिर कर पाओगे, अन्यथा बेटा समझ रही है गुड़िया, फिर बालक भी ऐसे होंगे एकदम कतई काले काले। तो इस काले वाले से कोई लेना देना नहीं है, मैं कलर की बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट एक मजाक की बात थी। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। और ठीक है ना, कुछ आए तुमसे ना आए, लेकिन पढ़ना जरूर आना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत तो है कहीं ना कहीं जीवन में स्टेबिलिटी देती है चीजें, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, अपनी पढ़ाई लिखाई करो अच्छे तरीके से। हाँ लेकिन ये तो है कि आज समाज तो ये देखता ही है ना कि भाई लड़की ने क्या कर रखा है, लड़के ने क्या कर रखा है, या फिर बेटा फिर आपके पास एक मोटा अमाउंट होना चाहिए। आप जानते ही आजकल दहेज कहने के लिए मैं तो कुछ नहीं लूंगा, लेकिन लेता भी मैं सब कुछ हूँ, और मैं देता भी कुछ नहीं हूँ तो मैं लेता भी सब कुछ हूँ। तो ये एक अवधारणा है दहेज की, अब कितनी सही है कितनी गलत है, क्या होना चाहिए। पुराने प्राचीन समय में तो जो माता पिता हैं अपनी बेटी के लिए कुछ जरूरत का सामान देते थे, ठीक है ना, तो जैसे अब आप एक ऐसे मान लो कि भविष्य में कभी काम आ जाए वो चीजें, तो उन्हें दहेज के रूप में फिर समाज ने स्वीकार कर लिया है। अब दिक्कत दोनों साइड से, लड़की वाले ये सोचते हैं कि भाई कि मतलब अच्छा लड़का हो, लड़की चाहे हमारी 10वीं पास हो लेकिन लड़का हमें चाहिए IAS ऑफिसर, तो वहां फिर लड़का भी भाई कि या तो तुम्हारे बीच में थोड़ी सी इक्वलिटी वैसे हो, वैसे का मतलब फीचर्स में कि आप पढ़े लिखे हैं तो सामने वाला पढ़ा लिखा है, तो चीजें मैनेज हो जाती हैं, अन्यथा फिर दिक्कतें होती हैं। और इन चीजों पे क्या ही बात करनी है, चीजों को समझें। तो ये बात आपके समझ में आई। अजैव घटक जो होते हैं इसमें प्यारे बच्चों एक तो होते हैं फिजिकल घटक, भौतिक घटक,
फिजिकल कंपोनेंट, एक होते हैं भौतिक घटक। भौतिक घटक, भौतिक घटक कैसे होंगे? जैसे कि प्यारे बच्चों आपका जो फिजिकल हमें मिलते हैं, ठीक है ना, जैसे कि एक तो आपके जलवायवीय कारक हो गए, जलवायवी घटक, यानी कि आपकी जलवायु। अब जलवायु भी कहीं ना कहीं हमारे इकोसिस्टम को प्रभावित करती है। जलवायवीय कारकों में आप देख सकते हैं, एक तो जैसे कि तापमान, वर्षा, वायुदाब, पवन, ठीक है ना, तापमान। तो आपके यहाँ तापमान कैसा है, ये जलवायवीय कारक है। तो भौतिक कारकों को जलवायवीय कारक भी कहा जाता है। तो तापमान, वर्षा, रेनफॉल कैसी होती है आपके इधर, ठीक है, तो कैसी वर्षा है किसी इकोसिस्टम में, ये भी प्रभाव डालता है। वायुदाब कैसा है, वायुदाब, ठीक है ना, एयर प्रेशर कहता है आपके यहाँ। वर्षा कैसी होती है आपके यहाँ, प्रकाश कैसे प्राप्त होता है, प्रकाश, यानी कि जैसे लाइट आप कहते हो, प्रकाश। इससे अलग भी बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, यानी कि जो फिजिकल यानी कि भौतिक कारक हैं या भौतिक घटक हैं, इन्हें जलवायवीय घटक भी कहा जाता है। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब आगे बात करूं आपसे, जलवायवीय से अलग होते हैं एक आपके कार्बनिक घटक। आर्द्रता भी क्या है, आर्द्रता, जैसे आप नमी कहते हैं, आर्द्रता, आर्द्रता या नमी, ये भी एक जलवायवीय कारक है या भौतिक कारक है। एक होते हैं कार्बनिक कारक, कार्बनिक कारक या कार्बनिक घटक, जिनके अंदर कार्बन मौजूद हो ज्यादा मात्रा में, वो कार्बनिक घटक होते हैं। जैसे कि प्यारे बच्चों मैं बात करूं आपसे, प्रोटीन है, प्रोटीन, तो प्रोटीन हमारी बॉडी बिल्डअप के लिए जरूरी है। प्रोटीन का निर्माण भी इकोसिस्टम में ही होता है। तो प्रोटीन के अंदर कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है, इसीलिए इसे कार्बनिक घटक कहा जाता है। दूसरा जैसे कि प्यारे बच्चों आपका कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जो है प्यारे बच्चों इसमें भी कार्बन पाया जाता है। तो ये भी कैसा घटक है, ये भी एक कार्बनिक घटक है, ऑर्गेनिक। वसा के अंदर भी प्यारे बच्चों कार्बन होता है, तो वसा भी कैसा घटक है, फैट आपका, ये भी आपका कार्बनिक घटक है। तो जिसमें भी कार्बन होगा वो जैव मंडल के अजैव घटकों के अंदर, यानी कि परितंत्र के अजैव घटकों के अंदर प्यारे बच्चों आपके अकार्बनिक और कार्बनिक घटकों में विभाजित होगा। तो इनके अंदर कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है, तो इन्हें कार्बनिक घटक के नाम से जानते हैं। एक प्यारे बच्चों आपके होते हैं जिन्हें कहा जाता है अकार्बनिक घटक, अकार्बनिक घटक। अकार्बनिक मतलब जिनमें कार्बन ना हो, जैसे कि जल, आपका जल में क्या है, कार्बन नहीं है, ठीक है। जैसे कि वायु, आपकी वायु, वायु, वायु में बेटा कार्बन नहीं है, वैसे कार्बन डाइऑक्साइड तो है लेकिन कार्बन नहीं है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हो गई आपकी, ये गैस है वायु के अंदर पाए जाने वाली, नाइट्रोजन, कार्बन नहीं है। जैसे कि आपकी मिट्टी है, मिट्टी, खनिज, अगर इनमें कार्बन होता भी है तो बहुत कम मात्रा में, ज्यादा कार्बन इनमें देखने को मिलता है, तो इन्हें कार्बनिक घटक कहा जाता है, ये अकार्बनिक है। चट्टान है, खनिज हैं आपके, ये सभी चीजें, तो ये एबायोटिक कंपोनेंट को हम इकोसिस्टम के भौतिक या जलवायवीय घटक, कार्बनिक घटक और अकार्बनिक घटक में क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है ना भाई, चलो बहुत बढ़िया। तो आप यहां तक समझ में आया होगा आपका। चलो कौन सा परितंत्र का परितंत्र का परितंत्र का अजैव घटक, अजैव घटक है, ठीक है ना भाई, बताएं मुझे। ए ऑप्शन में दे दिया मैंने आपको पेड़, बी ऑप्शन दे दिया आपका जीवाणु, सी ऑप्शन दे दिया वायु, और डी ऑप्शन दे दिया मैंने आपको, ठीक है, डी ऑप्शन दे दिया आपको कुत्ता, डॉगी। तो बताएं, एक आसान सा प्रश्न मैंने आपसे पूछा है। तो प्यारे बच्चों मैं पूछ रहा हूं कि परितंत्र का अजैव घटक कौन सा है। अजैव का मतलब होता है अबायोटिक। तो वो सिंपल सी बात ये है कि यहां आप पता कर पाओगे कि परितंत्र इकोसिस्टम के अंदर पेड़ पौधे जो हैं प्यारे बच्चों वो जैविक होते हैं, जीवाणु डिकम्पोजर है, जैविक है बच्चों, कुत्ता आपका जैविक है, उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, लेकिन एयर आपकी क्या है, ये अजैव घटक है, अजैव यानी कि निर्जीव। तो ये बात आपको समझनी है। अब देखो यहां ध्यान से समझना है,
यहां मैं आपसे कह रहा हूं मनुष्य, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, ठीक है, और मैंने कह दिया एक आपसे यहां खरगोश, खरगोश, और मैंने आपसे पूछा कि कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है, ऐसे प्रश्न पूछ लिया। कौन सा, ये प्रश्न बनते हैं, ऐसा बहुत जटिल प्रश्न नहीं आते हैं आपके। प्राथमिक उपभोक्ता है, जटिल भी आप बना पाओगे और आसान भी बना पाओगे। तो कौन सा एक इसमें से प्राइमरी कंज्यूमर है, हैं जानते हो ना। अब बेटा मनुष्य कैसा है, मनुष्य तो सब कुछ खाता है, तो सर्वाहारी है, टर्शरी कंज्यूमर है। कुत्ता बेटा, कुत्ता भी सब कुछ खा लेता है, सर्वाहारी है। बिल्ली भी सब कुछ खा लेती है, टर्शियरी कंज्यूमर है। खरगोश बच्चों आपका केवल और केवल पेड़ों को खाता है, पेड़ पत्तियों को, केवल प्लांट्स पे डिपेंड करता है। इसका मतलब ये शाकाहारी है, और शाकाहारी जो होते हैं, ठीक है ना, वो आपके प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, ठीक है ना भाई। अच्छा, एक प्रश्न इस तरीके से भी बनता है, आपसे पूछे कि मांसाहारी किस श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं। मांसाहारी, मांसाहारी किस श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं, किस श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, उपभोक्ता होते हैं। मांसाहारी किस श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ऐसे दे दिए। एक होता है प्राथमिक, द्वितीयक, द्वितीयक, तृतीयक, और प्यारे बच्चों आप एक हो गए चतुर्थ, या फिर जो अपघटक वाली श्रेणी है, अपघटक। तो बताएं मुझे मांसाहारी को किस श्रेणी में रखा जाता है। तो बच्चों सेकेंडरी श्रेणी में, द्वितीयक श्रेणी में। तृतीयक में देखो सर्वाहारी आते हैं, ठीक है। तो द्वितीयक श्रेणी में, द्वितीयक श्रेणी में मांसाहारियों को रखा जाता है, जो मांस खाते हैं, मांस पर डिपेंड करते हैं। मांसाहारी जो होते हैं बच्चों आपके, वो द्वितीयक श्रेणी के होते हैं, ठीक है ना भाई। मैं तो खोपड़ी खाती हूँ और खोपड़ी पकाती हूँ। हाँ बेटा, मुझे तेरी हरकतों से ऐसा लगता भी है। जैसे तैसे बच्चों तेरा गुड़िया, तू कैसे सुखी रहेगी, तेरी सास तुझे रोज कूटे करेगी, है। आपस में तुम बेटा एक दूसरे में, एक दूसरे से लड़ पड़े करोगे। यू कहे कि कहां से मैंने इतनी शरारती गुड़िया से ब्याह कर लिया अपने बालक का। बहुत ही कलेसू इंसान है, ठीक है। चलो, तो बात यहां तक समझ में आ गई होगी। अब प्यारे बच्चों हमने जैविक अजैविक घटक देख लिए हैं कि घटक कैसे होते हैं, जैविक होते हैं, अजैविक होते हैं। सीटेट देने जा रही हूं, समझ नहीं आ रहा है कि मैथ में बायोलॉजी भी लेनी पड़ेगी। अगर बेटा आप साइंस स्ट्रीम से भर रहे हैं तो समझ आना चाहिए कि आपके मैथ और साइंस के 60 प्रश्न आते हैं, जिसमें से 40 प्रश्न मैथ साइंस के कंटेंट के और 20 प्रश्न पेडागोजी के होते हैं। तो ये तो एक जनरल बात है कि आप अगर किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पहली क्लास में ही हमने ये चीज बताई, और मैं क्लास में बार बार आपसे कहता हूं कि कम से कम आपको ये तो पता हो कि आप जिस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं उसका सिलेबस क्या है। तो अगर साइंस स्ट्रीम से भर रहे हैं तो 60 प्रश्न आपके मैथ साइंस के होंगे। अगर आप आर्ट स्ट्रीम से पेपर 2 दे रहे हैं सीटेट का, तो उसमें 60 प्रश्न एसएसटी के होंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, एक एक चीज में गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है ना भाई। अब देखो बच्चों, जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूं कि परितंत्र जो होता है, परितंत्र यानी कि इकोसिस्टम। परितंत्र में क्या होता है, यानी कि आपका एक पर्टिकुलर रीजन, अब मान लो किसी पर्टिकुलर रीजन में कोई पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा। अब देखो पेड़ जो है वो सजीव है, यानी कि जैविक है, आप जानते हैं जैविक। अब किसी पर्टिकुलर रीजन के पेड़ पौधे, वहां के अजैव घटक। अब अजैव घटक क्या है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल पेड़ देखो अपनी जमीन से क्या लेता है, जमीन से बेटा जल लेता है। जमीन से क्या लेता है प्यारे बच्चों, आपका खनिज लवण लेता है, खनिज लेता है, मिनरल्स लेता है। अब बच्चों CO2 कहां से लेता है, वायुमंडल से। ये जो है आपके एक ऐसे घटक हैं, ये अजैव घटक हैं, अजैव। अच्छा, जब ये फोटोसिंथेसिस करता है, जब पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो इन सभी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। ये सभी चीजें कहां से मिलती हैं, अजैव वातावरण से। तो कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस करने के लिए पेड़ पौधों को, यानी कि जैविक घटकों को अजैविक घटकों पर डिपेंड होना पड़ा, या फिर इन दोनों ने आपस में मिलकर फोटोसिंथेसिस की क्रिया की है, ठीक है।
तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी परितंत्र के अंदर जो जैविक और अजैविक घटक होते हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं और इनके बीच एक अंतःक्रिया होती है। अंतःक्रिया को ही इंटरैक्शन कहा जाता है और इस इंटरैक्शन के वैज्ञानिक अध्ययन को इकोसिस्टम कहते हैं। तो किसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर जो जैविक और अजैविक घटक हैं उनके बीच होने वाले पारस्परिक संबंध के अध्ययन को ही इकोसिस्टम कहा जाता है। मैंने आपको ये बात कई बार बता दी है, ठीक है ना भाई। आपस में बातचीत बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो कुटाई होना भी आपका संभावित तय ही है, इसमें भी कोई शक वाली बात नहीं है। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि जो परितंत्र होता है, इकोसिस्टम होता है, वो प्यारे बच्चे आपकी प्रकृति की या जैव मंडल की, जैव मंडल बायोस्फीयर आप जानते हैं ना, यानी कि अपने आप में जैव मंडल भी एक इकोसिस्टम है। बात समझ में आ रही है? तो यह ध्यान रखना है कि परितंत्र जैव मंडल की क्रियात्मक इकाई है, जैव मंडल की क्रियात्मक इकाई है, क्रियात्मक इकाई फंक्शनल यूनिट है। तो जैव मंडल की क्रियात्मक इकाई क्या है, या फिर आपका कह लो कि परिस्थितिकी की या प्रकृति की क्रियात्मक इकाई है। जैव मंडल आप जानते हैं, जैव मंडल को बेटा बायोस्फीयर कहते हैं। बायोस्फीयर अपने आप में भी एक इकोसिस्टम है, अपने आप में भी एक परितंत्र है, क्योंकि परितंत्र बड़ा और छोटा दोनों तरीके का हो सकता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, यहां आप मुझे बताएं कि सबसे बड़ा परितंत्र कौन सा होता है। सबसे बड़ा परितंत्र पृथ्वी पे कौन सा है? परितंत्र, ये जरा सा क्वेश्चन है, बता देंगे एक बार। सबसे बड़ा परितंत्र कौन सा है हमारी पूरी पृथ्वी के ऊपर? जल्दी से बताएं। परितंत्र छोटा भी हो सकता है, एक मछली घर, एक तालाब भी एक परितंत्र है। एक गिलास में पानी भर के उसमें एक मछली डाल दी तो वो भी एक परितंत्र है। तो महासागर सबसे बड़ा परितंत्र होता है बच्चों, ओशियंस, महासागर। तो महासागर वैसे सबसे बड़ा, महासागर सबसे बड़ा परितंत्र है। लेकिन अगर ऑप्शन में जैव मंडल आपको मिलता है, जैव मंडल यानी कि बायोस्फीयर, जैव मंडल वो जगह है जहां लाइफ एग्जिस्ट करती है, जीवन संभव बनता है, जहां वायु, जल और स्थल मिलते हैं। तो अगर जैव मंडल ऑप्शन में है तो आप ये लगा देना। अगर ये ना हो ऑप्शन में तो महासागर ही सबसे बड़ा परितंत्र है, क्योंकि प्यारे बच्चों पृथ्वी के ऊपर 71% पानी पाया जाता है जो कि महासागरों में स्थित है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। हिंदी और संस्कृत बेटा अभी जितनी चल रही है आप सुपर टेट में इतना ही करो, जैसे ही सी टेट वाला यहाँ आपकी हिंदी और संस्कृत खत्म हो जाएगी तो आपकी स्टार्ट करवा देंगे। आपका अगर एग्जाम होता अभी इंस्टेंट तो आपकी अभी से स्टार्ट करवा देते। तो थोड़े दिन जितनी क्लासेस चल रही हैं, इतनी 4 क्लासेस आपकी चल रही हैं कंटिन्यू, तो इन 4 क्लासों को आप कंप्लीट करिए, बाकी का सिलेबस भी आपका करवा दिया जाएगा, आप निश्चिंत रहें। ठीक है ना भाई, बात क्लियर हो रही है? बहुत बढ़िया, बहुत गजब, आनंद लेते रहें, चीजों को पढ़ते रहें, ये जरूरी है और होना भी चाहिए। ठीक है भाई। अब अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम के, अलग अलग प्रकार के इकोसिस्टम होते हैं। इकोसिस्टम बच्चों अलग अलग टाइप्स के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, परितंत्र के प्रकार, परितंत्र के प्रकार, परितंत्र के प्रकार। परितंत्र बेसिकली जनरली 2 तरीके के होते हैं, एक तो मानव निर्मित होते हैं, एक प्राकृतिक परितंत्र होते हैं, प्रकृति ने जो हमें दी हैं। तो एक तो प्यारे प्यारे बच्चों है आपका नेचुरल इकोसिस्टम, प्राकृतिक परितंत्र, प्राकृतिक परितंत्र, नेचुरल इकोसिस्टम। एक होता है प्यारे बच्चों मानव निर्मित या फिर कृत्रिम परितंत्र, कृत्रिम परितंत्र, कृत्रिम परितंत्र यानी कि कृत्रिम को बोलते हैं मानव निर्मित, मानव निर्मित परितंत्र। बात समझ में आ रही है थोड़ी सी या नहीं आ रही है? तो एक है बच्चों नेचुरल इकोसिस्टम और एक मानव निर्मित या फिर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो प्यारे बच्चों प्राकृतिक में भी कैसे होंगे? एक तो होंगे टेरेस्ट्रियल, स्थलीय, और एक प्यारे बच्चों होगा कृत्रिम यानी कि जो आर्टिफिशियल होगा। इसमें मानव निर्मित के भी 2 तरीके के होंगे, एक बच्चों आपके एक्वेटिक यानी कि बच्चों स्थलीय, और एक मतलब एक्वेटिक बोलते हैं जलीय, और एक स्थलीय। एक कह रहे हैं भाई कि गुरुजी स्थल मंडल को जैव मंडल बोलते हैं या अलग है? देवी मैं तुझे कैसे बताऊं गुड़िया, लाली प्यारी, इधर ध्यान से समझ। मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी की ऊपरी परत जो है, जो कि सॉलिड फॉर्म में है, ये पृथ्वी की अपर लेयर है, ठीक है ना, अपर लेयर जो सॉलिड वाली है, इसमें क्रस्ट और मेंटल शामिल होते हैं, सॉलिड वाले।
तो इसे कहा जाता है स्थल मंडल, स्थल मंडल। और प्यारे बच्चों स्थल मंडल तो हुआ ये वाला पार्ट जो सॉलिड वाला पार्ट है, सॉलिड, ठीक है ना, पृथ्वी का ऊपरी सॉलिड भाग। लेकिन केवल स्थल, केवल बेटा अगर मैं यहां बेटा आपको ज्योति गुड़िया मैं तुम्हें यहां छोड़ दूं पृथ्वी पर जमीन पे, यहां से मैं पानी हटा लूं, जल को हटा लूं, यहां से प्यारे बच्चों मैं वायु को हटा लूं, तो ज्योति क्या जीवित रह पाएगी? है बेटा, ज्योति क्या संभव है केवल जमीन पर तुम्हें कहीं बेटा आकाश में ले जाके चंद्रमा पे छोड़ दे, तो जमीन तो वहां भी है, क्या जीवित रह पाओगी? नहीं रह पाओगी, ठीक है। तो इस पृथ्वी की जो बाहरी परत है स्थल मंडल, यहां पर बेटा वायु भी होती है, तो वायुमंडल भी शामिल है इसी में, स्थल मंडल के साथ जैव मंडल में, और बेटा पानी भी होता है, जल भी होता है। तो जब जल, वायु और स्थल तीनों एक जगह मिलें जिस जगह पर भी, उसे ही जैव मंडल कहा जाता है, जब ही जीवन संभव होगा। तो जैव मंडल को बायोस्फीयर कहते हैं, और ये तीनों जहां पर अवेलेबल होंगे वहीं पर प्यारे बच्चों, ठीक है ना, वहीं पर आपका जीवन संभव होगा। सर सेकेंडरी में तो वे जीव होते हैं जो शाकाहारी प्रथम उपभोक्ता को खाते हैं, तो तृतीयक में द्वितीयक उपभोक्ता को खाने वाले आते हैं। तो बच्चे नहीं, तृतीयक में वो आते हैं जिनमें दोनों के लक्षण होते हैं, यानी कि जो शाकाहारी भी खाते हैं और मांसाहारी भी खाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पहले वाले को ही खाएगा, वो फूड चेन है, मैं अलग बताऊंगा। लेकिन यहाँ जीवों का जो डिवीजन है, प्राइमरी कंज्यूमर वो हैं जो शाकाहारी को खाते हैं, द्वितीयक कंज्यूमर वो हैं जो बच्चों आपके प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं, और तृतीयक वाले वो होते हैं जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों पर निर्भर करते हैं। जैसे कि कुत्ता, अब आप कुत्ता को क्या केवल मांसाहारी में रख दोगे? नहीं रखोगे। क्या कुत्ता केवल और केवल बच्चों उसे खाता है, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर को, यानी कि किसी मतलब मांस को? नहीं, मांस से अलग बच्चों वो प्लांट्स पे भी डिपेंड करता है, तो वहां पर बच्चों सर्वाहारी की लिस्ट में आ जाते हैं तृतीयक वाले, टर्शियरी वाले। हाँ बेटा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराएंगे, आप दिक्कत ना लो, बीच बीच में मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछता हूँ ये आपके पेपर में भी पूछे जाते हैं। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, कल की क्लास में टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी और बाकी चीजों को, यानी कि फ्लो ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का प्रवाह, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, इन सभी चीजों के विषय में अगली क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे। आज की चीजें आपके समझ में आई होंगी। सी-टेट का पीवाईक्यू करवा दीजिए बेटा, पीवाईक्यू करवाएंगे, सबसे पहले किसी एग्जाम की थ्योरी जरूरी है। अगर थ्योरी पोर्शन हमारा कवर होता है तो पीवाईक्यू लगाने में मजा आता है, आनंद आता है, आप कर पाते हैं खुद से। अब पहले पीवाईक्यू लगवा दो फिर थ्योरी करवाओ तो उसका अर्थ नहीं बनता है। तो थ्योरी क्लास चल रही है, इन्हें खत्म होने दो, निश्चिंत रहो, भरोसा रखो, पूरी चीजें आपकी एग्जाम से पहले कवर करा दी जाएंगी, इतना आप ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलेंगे आगे अगली क्लास में। आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। लव यू, टेक केयर, बाय बाय। बहुत सारा प्यार सभी बच्चों के लिए, धन्यवाद बच्चों।